everyone, welcome to Aspirants Adda. Let's start with today's editorial and new words. आज हम 4 आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं. फर्स्ट आर्टिकल है गारंटर्स बिवेयर. सेकेंड इज़ recalibrate growth, reprioritize expenditures. थर्ड है deflating India's COVID black market. एंड लास्ट है द मैनी बेनिफिट्स ऑफ एन इको टैक्स. तो चलिए हम शुरू करते हैं पहले आर्टिकल से. तो पहला आर्टिकल जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो है डिफ्लेटिंग इंडियाज़ कोविड ब्लैक मार्केट बूम. तो फ़िलहाल हमारी कंट्री में पैंडेमिक की सिचुएशन और सीवियर होती जा रही है. केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं. ऐसे सिचुएशन में मेडिसिन्स की और ऑक्सीजन सिलेंडर्स की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है और साथ ही साथ ब्लैक मार्केट भी काफ़ी ज़्यादा इमर्ज कर रहा है हमारी कंट्री में. बहुत से लोग हैं जो इस मार्केटिंग के थ्रू पैसे को अर्न करना चाह रहे हैं. तो ऐसे में नकली दवाइयों का बेचा जाना, वो मेडिसिन्स जो पहले 500 में या 1000 रुपये में बिकती थी अब उनका 35,000 से 50,000 की रेंज में बिकना. ऐसे में ब्लैक मार्केटिंग है वो काफ़ी ज़्यादा इमर्ज कर रहा है और ये इस इलीगल तरीके से पैसे को अर्न कर रहा है यहाँ पे. तो ऐसे में राइटर का कहना ये है कि हमारे यहाँ जो वीआईपी कल्चर है और सो कॉल्ड इलाइट ग्रुप्स हैं वो उनको आसानी से हॉस्पिटल में बेड्स मिल जाते हैं अपने अप्रोच के थ्रू या इधर उधर से वो इन बेड्स को अरेंज कर लेते हैं. अननेसेसरीली जो कोविड-19 के एसेंशियल्स मेडिसिन्स हैं और दूसरी चीज़ें हैं उनको वो होल्ड कर रहे हैं. इससे भी प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं इन मेडिसिन्स के, ऑक्सीजन सिलेंडर्स के. और जो वीआईपी कल्चर है उन सब ने मिलाकर, इन सभी चीज़ों ने मिलाकर कहीं ना कहीं जो कॉमन पब्लिक है उसमें ट्रस्ट को इरोड किया है, ख़त्म किया है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति और गवर्नमेंट के प्रति. तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को कहीं ना कहीं ध्यान देना होगा और अपने लिमिटेशंस को पहचाननी होंगी कि वो भी एक लिमिट के दायरे में ही काम कर सकते हैं और जहाँ पे ये नहीं पहुँच सकते हैं वहाँ पे इन्हें कुछ ऐसी चीज़ें की जानी चाहिए कि वहाँ पे भी लोगों तक इन नेसेसरी चीज़ों को मुहैया कराया जा सके. तो ऐसे में राइटर का कहना ये है कि हमारी कंट्री में बहुत सारे ऐसे वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका सहारा गवर्नमेंट ले सकती है और स्टेट मशीनरी को इन वॉलंटियर ग्रुप्स को पहचानना होगा, उन्हें ट्रेन करना होगा और ज़रूरत के अकॉर्डिंग जहाँ पे इनकी जिस तरीके की ज़रूरत है उस तरीके से इन्हें ट्रेन करके डिप्लॉय करना होगा. फ़िलहाल जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस पेंडेमिक से अकेले फ़ाइट नहीं कर सकता है तो उसे दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस की, दूसरे ग्रुप्स की ज़रूरत है और वहाँ पे जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये अपनी जो सर्विस है गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर सकती हैं. साथ ही साथ जो हमारे कॉल सेंटर्स, इस तरह के जो चीज़ें हैं जहाँ पे लोग कॉल करके ऑक्सीजन या फिर मेडिसिन की सप्लाई के बारे में पूछते हैं तो वहाँ पे अक्सर देखा गया है कि इतने सारे कॉल्स होने की वजह से मतलब एक ट्रैफिक हो जाता है जहाँ पे लोगों तक सही तरीके से मदद नहीं पहुँचाई जा सकती है. तो ऐसे में राइटर का कहना ये है कि जो हमारे टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए इस कम्युनिकेशन प्रोसेस को हमें ज़्यादा अच्छा बनाना होगा जिससे कि जो प्रॉब्लम्स हैं लोगों की, जो उन्हें ज़रूरतें हैं इन कम्युनिकेशन लाइंस के थ्रू उन तक पहुँचा जा सके और उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जा सके. साथ ही साथ राइटर ये भी कह रहे हैं कि हमें फ़िलहाल एक ज़रूरत है एक्सपर्ट प्लानिंग मॉडल की जहाँ से जो रिसोर्सेज हैं वो सही तरीके से, जुडिशियस तरीके से उन स्टेट्स तक या उन जगहों तक पहुंचाई जा सके जहां पे इन रिसोर्सेज की ज़रूरत है. मतलब कि ज़रूरत के अकॉर्डिंग एलोकेट किया जाना चाहिए इन रिसोर्सेज को और साथ ही साथ ये भी इंश्योर किया जाना चाहिए कि इन रिसोर्सेज का इलीगल तरीके से गलत जगह पे डेविएशन ना किया जाए. साथ ही साथ हमें एक इंडिपेंडेंट और डिसेंट्रलाइज्ड विजिलेंस सिस्टम की ज़रूरत है जो कि हमारे इस पूरे सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी ला सके और जहाँ पे जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को एलोकेट कर सके, उसको इधर उधर डाइवर्ट होने से रोके और फाइनली जहाँ पे जितना नेसेसरी है स्टेप उस तरीके से लेकर इस पेंडेमिक की सिचुएशन को टैकल कर सकें हम. तो फ़िलहाल ये पूरा इश्यू था जो कि इस आर्टिकल में हमने डिस्कस किया. वो वर्ड्स जो कि इम्पॉर्टेंट है, फर्स्ट इज़ reprehensive, दैट इज़ morally wrong. सेकेंड इज़ brazen, दैट इज़ without embarrassment. थर्ड इज़ spurious, दैट इज़ false. एंड फोर्थ इज़ hapless, दैट इज़
अनलकी। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ जो कि इकॉनमी से जुड़ा हुआ है। इस आर्टिकल में रिकैलिब्रेट ग्रोथ, रिप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर्स, यहाँ रीप्रायोरिटाइज है, सॉरी यहाँ पे रिप्रोडक्टिव नहीं होगा, रीप्रायोरिटाइज एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे राइटर कुछ डेटा के थ्रू अपने पॉइंट्स को रख रहे हैं, तो हम देखते हैं पहले ये डेटा क्या है। तो जीडीपी का जो ग्रोथ है 2021-22 के लिए वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन फोरकास्ट करती हैं। तो आईएमएफ की जो फोरकास्ट है वो जीडीपी ग्रोथ इंडिया के लिए वो 12.5% है, आरबीआई की 10.5% है, मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस इकोनॉमिक सर्वे का 11% है और मूडीज़ का जो फोरकास्ट है वो 9.3% है। और हमारे बजट में जो रियल ग्रोथ है उसको 8.7 बताया गया है। और अगर हम मान लें कि हमारा इन्फ्लेशन इस साल का 4.5% रहने वाला है, तो हमारा जो नॉमिनल ग्रोथ होगा वो इस रियल जीडीपी के अकॉर्डिंग और 4.5 इन्फ्लेशन के रेट से देखा जाए तो हमारा जो नॉमिनल ग्रोथ है वो 13.5% रहना चाहिए इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, ऐसा राइटर का कहना है। तो पहले हम यहाँ समझते ये हैं कि रियल ग्रोथ और नॉमिनल ग्रोथ होती क्या है। तो रियल ग्रोथ का मतलब होता है, पहले हम नॉमिनल ग्रोथ समझते हैं। नॉमिनल ग्रोथ का मतलब होता है कि फ़िलहाल जो हमारे जो करंट प्राइसेस चल रहे हैं मार्केट में उसके अकॉर्डिंग अगर हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं तो जो जीडीपी निकल कर आता है उसे हम कहेंगे नॉमिनल ग्रोथ। लेकिन अगर इस नॉमिनल ग्रोथ में हम जो इन्फ्लेशन हुआ है उसको एडजस्ट कर दें और उसके बाद हम जो ग्रोथ निकालेंगे वो निकलेगा रियल ग्रोथ। यानी नॉमिनल ग्रोथ में इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं किया जाता है। इन्फ्लेशन चाहे 5% है या 10% है, फ़िलहाल जो प्राइसेस हैं उसी पे हम ग्रोथ को कैलकुलेट कर देंगे, वो आ जाएगा नॉमिनल। लेकिन अगर इसमें हम इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर देते हैं और उसके बाद जो ग्रोथ आता है उसको हम कहेंगे रियल ग्रोथ। तो इसके अकॉर्डिंग राइटर ये कह रहे हैं कि अगर हमारा रियल ग्रोथ जो बजट में 8.7% एस्टिमेट किया गया है और अगर हम यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट मान लें 4.5% रहने वाला है इस साल का, तो हमारा नॉमिनल ग्रोथ होने वाला है 13.5%। जबकि बजट में कहा गया है, ये अज्यूम किया गया है कि हमारा नॉमिनल ग्रोथ जो रहने वाला है वो है 14.4%। तो अब ऐसे में राइटर का कहना ये है कि जो हमारे टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ हैं वो कम होंगे और इस वजह से अगर हम जो फ़िलहाल हमने एक्सपेंडिचर टारगेट किया हुआ है बजट में उतना ही अगर हम एक्सपेंडिचर करते हैं तो क्योंकि हमारे रेवेन्यूज़ कम हो रहे हैं, चाहे वो टैक्स रेवेन्यू है या नॉन टैक्स रेवेन्यू है, उनके कम होने की वजह से जो हमारा फिजिकल डेफिसिट है वो बढ़ जाएगा। क्योंकि हमारे खर्चे तो उतने ही रहेंगे पर रेवेन्यूज़ के जो सोर्सेज हैं या रेवेन्यू का जो अमाउंट है वो कम हो रहा है, टैक्स रेवेन्यू भी और नॉन टैक्स रेवेन्यू भी। अब अगर हम बात करें 21-22 बजट की, तो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू 22.2 लाख करोड़ बताया जा रहा है और ऐसे में जो नेट टैक्स रेवेन्यू होगा वो 15.4 लाख करोड़ होगा। अब ग्रॉस और नेट में क्या है, ग्रॉस मतलब जो टोटल अमाउंट हमें रिसीव होगा और नेट में हमें जो अमाउंट रिसीव हो रहा है तो हमें किसी को देना भी होगा। जैसे मान लो हमने लास्ट ईयर लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट वगैरह हमें पे भी करना होगा, तो उस पेमेंट को अगर हम एडजस्ट करके फिर निकालें हमारा जो रेवेन्यू आएगा वो होगा नेट टैक्स रेवेन्यू जो कि होगा 15.4 लाख करोड़। अब ऐसे में अगर हम ये अज्यूम करते हैं कि हमारा जो बायोएंसी रहने वाला है ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू के लिए, अब यहाँ पहले हम देखते हैं ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू क्या होता है। अगर हम कहें कि हमें जो टैक्स मिलने वाला है रेवेन्यू सोर्सेज से तो उसे हम बोलेंगे ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू। और बायोएंसी का मतलब होता है कि अगर जीडीपी में ग्रोथ हो रहा है तो उस ग्रोथ के बदले में हमारे जो टैक्सेस हैं, जो रेवेन्यू है वो कितना इंक्रीज़ हो रहा है, यानी जीडीपी के रिस्पांस में टैक्सेस में कितना चेंज आ रहा है उसको हम कहते हैं बायोएंसी। तो जनरली ये अज्यूम किया जाता है कि अगर 1% जीडीपी ग्रोथ हो रहा है तो रेवेन्यू में भी उसी के अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनेट वे में ही ग्रोथ होगा। एक हेल्दी इकॉनमी का ये इंडिकेशन होता है। तो यहाँ पे जो इन्होंने अज्यूम किया हुआ है वो बायोएंसी वो 1.2 अज्यूम किया हुआ है। अब यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि बजट में जो एस्टिमेट है वो नॉन टैक्स रेवेन्यू से 2.4 लाख करोड़ रुपीस गवर्नमेंट
का एस्टिमेशन है कि हमें मिलेगा नॉन टैक्स रेवेन्यू से, और जो नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट्स है उससे हमें मिलने वाला है 1.9 लाख करोड़। अब ये क्या होते हैं हम उन्हें समझते हैं। पहले हम देखते हैं नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट्स। तो ये वो सोर्सेज हैं मनी के जहाँ जो कि जैसे मान लो हमारे पास ऑलरेडी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो एसेट्स हैं, उसको हम बेचते हैं। जैसे कि हम क्या कर सकते हैं इसमें, किसी हमारा जो एसेट है उसको मोनेटाइजेशन मतलब हम बेच कर उससे पैसे ले सकते हैं, या फिर जो हमारे पास ऑलरेडी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या इस तरह की एंटिटीज़ हैं उसको हम डिसइन्वेस्ट कर सकते हैं, अपना कुछ शेयर प्राइवेट सेक्टर को बेच सकते हैं। तो इस तरीके से जो हमें मनी अर्न होगा उसे हम कहते हैं नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट्स, यानी जो कैपिटल एसेट्स हैं हम उसको बेचते हैं और उससे हमें मनी मिलता है। और अगर हम यहाँ पे बात करें नॉन टैक्स रिवेन्यू की, तो ये होते हैं कि गवर्नमेंट को वो रिवेन्यू जो कि टैक्स के अलावा सोर्सेज से मिलता है, यानी टैक्स के अलावा जिन भी सोर्सेज से हमें रिवेन्यू मिल रहा है उसको हम कहेंगे नॉन टैक्स रिवेन्यू। तो गवर्नमेंट का एस्टिमेशन ये था कि नॉन टैक्स रिवेन्यू से जो अमाउंट मिलने वाला है वो 2.4% है, और नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट्स जो अमाउंट मिलने वाला है वो है 1 लाख करोड़ रुपीज़। और राइटर का कहना है कि ये गवर्नमेंट ने जो एस्टिमेशन किया हुआ है कि नहीं इतना पैसा मिलने वाला है, ये काफ़ी ज़्यादा है, और एक्चुअल में जो हमें मनी मिलेगा मतलब वो काफ़ी कम होगा इनसे। अब बजट में जो फिस्कल डेफिसिट माना हुआ है, एस्टिमेटेड है, अज्यूम किया हुआ है, वो है 6.76%। पर क्योंकि हमारे जो रिवेन्यू है वो कम रहने वाले हैं, और जो जिस तरह का बजट में नॉमिनल जीडीपी वगैरह माना हुआ है, जैसे कि राइटर ने यहाँ पे बताया हुआ था कि हमारा जो जीडीपी नॉमिनल ग्रोथ है वो 13.5 रहने वाला है, जबकि बजट में क्या कहा है कि 14.4% रहेगा। और साथ ही साथ जो हमारे रिवेन्यू के रिसोर्सेज हैं उसमें भी इन्होंने जो सोचा है जितना हमें पैसा मिलेगा उतना मिलेगा नहीं एक्चुअल में। तो इसको देखते हुए 6.76 की बजाय हमारा जो फिस्कल डेफिसिट रहने वाला है वो 7.7% रहेगा इस साल। अब यहाँ पे राइटर का कहना ये है कि हमारे लास्ट ईयर के बजट यानी कि 2021 में जो एलोकेशन था डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को वो 78,866 करोड़ रुपीज़ का था, जो कि इस साल कम करके 71,269 करोड़ रुपीज़ कर दिया गया है। यानी यहाँ पे राइटर का कहना ये है कि हेल्थ सेक्टर में हमारा अमाउंट जो है एलोकेशन जो है वो कम कर दिया गया है, जबकि बढ़ाया जाना चाहिए था इस पेंडेमिक की सिचुएशन को देखते हुए। तो यहाँ पे हमें जो हमारा बजट था उसको रीप्रायोरिटाइज़ करना चाहिए एक्सपेंडिचर को, और हेल्थ सेक्टर में एक्सपेंडिचर को इंक्रीज़ किया जाना चाहिए, यानी जो एलोकेटेड अमाउंट है उसको इंक्रीज़ किया जाना चाहिए। और साथ ही साथ अगर हमें हमारी इकॉनमी को वापस पटरी पे लाना है तो हमें अपनी वुलनरेबल सेक्शन जो है या पॉपुलेशन है उसको जल्दी से वैक्सीनेशन देना चाहिए, जिससे कि हम देख सकते हैं कि हमारी पॉपुलेशन में इम्यूनिटी बढ़ेगी। इससे हमारी इकॉनमी की जो एक्टिविटीज़ हैं वो इम्प्रूव होंगी, और फाइनली हमारी इकॉनमी की जो डैमेज्ड हालत है उसको हम धीरे धीरे सुधार सकते हैं और हमारी इकॉनमी वापस पटरी पे आ जाएगी। अब यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अभी फ़िलहाल देखो क्या स्कीम अपनाई है गवर्नमेंट ने कि जो भी वैक्सीन्स प्रोक्योर करेंगे उसमें 50% सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोक्योर करेगी, 25% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट प्रोक्योर करेंगे, बाकी 25% प्राइवेट प्लेयर्स प्रोक्योर करेंगे। पर ऐसे में राइटर का कहना ये है कि ये पूरा का पूरा अमाउंट जो वैक्सीन है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रोक्योर किया जाना चाहिए एक फिक्स रेट पे, और उसके बाद स्टेट्स को वैक्सीन प्रोवाइड करनी चाहिए, ना कि ऐसा करें जो फ़िलहाल गवर्नमेंट कर रही है कि पैसे उन्होंने स्टेट्स को दे दिए हैं कि आप ख़रीद लो वैक्सीन को। पर इससे क्या हो रहा है कि स्टेट्स को काफ़ी ज़्यादा रेट में वैक्सीन्स मिल रही हैं, तो हमारा जो फ़िलहाल जो बजट है ऑलरेडी जो कि हमारे रेवेन्यू के सोर्सेज काफ़ी कम है, ऐसे में हमारा बहुत सारा पैसा जो है वो प्राइवेट प्लेयर्स के हाथों में चला जाएगा, मतलब उनका प्रॉफिट का पार्ट बन जाएगा ये अमाउंट, बजाय इसके कि इससे हमें फ़ायदा हो सके, कॉमन पब्लिक को फ़ायदा हो सके। अब हम देखते हैं हमारा थर्ड आर्टिकल, गारंटर बिवेयर। यहाँ पे
अब 2019 ने गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन रिलीज़ की थी, जिसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट का कहना ये था कि जैसे मान लो एक एंटिटी है ए, जो कि बैंक से, किसी एक्स बैंक से लोन लेना चाह रही है, पर इसको गारंटी के तौर पे कुछ ना कुछ तो दिखाना होगा। तो एक कंपनी है बी, जो कि इस कंपनी ए की गारंटर बन के आती है। अब कुछ समय बाद कंपनी ए को लोन मिल जाता है और फिर कुछ समय बाद कंपनी ए डिफ़ॉल्ट भी हो जाती है, यानी ये सारा का सारा पैसा जो कि बैंक एक्स ने कंपनी ए को दिया था वो डिफ़ॉल्ट हो जाता है। अब ऐसे में पहले तो क्या किया जाता था कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अकॉर्डिंग जो इंसॉल्वेंसी की जो प्रोसीडिंग्स है वो कंपनी यानी बैंक ए के अगेंस्ट चला सकता था, यानी कोई भी बैंक जिसको लोन देता है उसके अकॉर्डिंग उसके अगेंस्ट इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स चलाई जा सकती थी। पर 2019 के नोटिफिकेशन के बाद ये कहा गया कि अब क्योंकि जो कंपनी बी है वो गारंटर था कंपनी ए का, तो अब बी के अगेंस्ट भी हम इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि जो कंपनी बी है उसकी गारंटी पे ही हमने बैंक को लोन, मतलब बैंक के द्वारा कंपनी ए को लोन दिया गया था। तो इसके अगेंस्ट पिटीशंस फाइल की गई और फिर ये केस गया सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट का हाल ही में एक जजमेंट आया है जिसने ये कहा गया है कि जो गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन था 2019 का वो बिल्कुल सही है, और इस सिनेरियो में जो कंपनी है जो गारंटर के तौर पर किसी को गारंटी दे रही हैं लोन के लिए, अब उनके अगेंस्ट भी प्रोसीडिंग्स चलाई जा सकती हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे कॉर्पोरेट लीडर्स हैं जिन्होंने गारंटी दे रखी थी, उन पर इस जजमेंट का असर आने वाला है, अच्छा खासा असर आने वाला है। तो ऐसे में राइटर कह रहे हैं कि आगे से वो सारे कंपनीज़ या एंटरप्रेन्योर्स जो कि गारंटी दे रहे हैं दूसरी कंपनी के लिए, उन्हें बहुत सोच समझ कर ही गारंटी देनी होगी, और ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जिस कंपनी को वो गारंटी दे रही हैं वो फ्यूचर में उनके फलने फूलने के चांसेस ज़्यादा हैं, वो डिफ़ॉल्ट ना करें, क्योंकि अगर वो डिफ़ॉल्ट करती हैं तो ऐसे सिनेरियो में वो कंपनी जो कि गारंटर बन रही हैं उन पर इसका सीधा सीधा असर आएगा और उनके अगेंस्ट इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स चलाई जा सकेंगी आगे से। तो अब हम देखते हैं हमारा लास्ट आर्टिकल, जो कि है मैनी बेनिफिट्स ऑफ एन इको टैक्स। तो यहाँ पे राइटर इको टैक्स क्या है और वो किस तरीके से हमारी सिस्टम को, हमारी इकॉनमी को फ़ायदा पहुँचाएगा उसके बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे कंट्री में जो आउट ऑफ हेल्थ एक्सपेंडिचर है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। हमने देखा है कि 60% तक का अमाउंट ऐसा है जो कि लोग अपनी पॉकेट से खर्च करते हैं। तो ऐसे में एक सर्वे कराया गया है, उसमें ये देखा गया है कि जो लोगों की इनकम है, अगर हम ये मान लें कि कोई इंसान 100 रुपये अर्न करता है तो उसमें से वो 10 रुपये कम से कम हेल्थ पे अपने उसका एक्सपेंडिचर 10 रुपये का कम से कम होगा हेल्थ पे। तो ऐसे अगर हम फैमिलीज़ देखें, ऐसे हाउस होल्ड देखें, तो इंडिया में ये 17.33% ऐसे हाउस होल्ड्स हैं जो अपनी इनकम का मिनिमम 10% अमाउंट हेल्थ सेक्टर पर खर्च कर रहे हैं। और अगर हम ग्लोबली देखें तो ऐसे हाउस होल्ड्स हैं 12.67%, यानी कि 100 में से 12 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कि अपना 10% से ज़्यादा अमाउंट हेल्थ सेक्टर पे खर्च कर रहे हैं, यानी अपनी बीमारी का इलाज कराने में खर्च कर रहे हैं। और ऐसे अगर हम साउथ एशिया का सिनेरियो देखें तो 16% ऐसे हाउस होल्ड्स हैं जो कि इस तरीके से अपना खर्च कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर ये ऐसे कितने हाउस होल्ड्स हैं जो अपने खर्च को 25% या उससे ज़्यादा कर रहे हैं, तो ऐसे हम देखते हैं कि 3.9% ऐसे हाउस होल्ड्स हैं जो अपना इनकम का एटलीस्ट 25% हेल्थ सेक्टर पे खर्च कर रहे हैं इंडिया में। और अगर हम ये ओवरऑल इंडिया का फिगर है, अगर हम रूरल एरिया की बात करें तो ये अमाउंट और बढ़ जाता है जो कि है 4.34%। तो ऐसे में अगर हम बात करें कि कितने परसेंट लोग हैं जो कि अपने इनकम का एक अच्छा खासा अमाउंट हेल्थ पे खर्च कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं ऐसे बहुत सारे हाउस होल्ड हैं। और रूरल एरिया में ऐसे हाउस होल्ड्स, ऐसे जो लोग हैं उनकी संख्या कहीं ज़्यादा है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है राइटर के द्वारा कि इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया
के अकॉर्डिंग अगर हम अपने जीडीपी में 1% अमाउंट इंक्रीज़ करते हैं हेल्थ सेक्टर पे, तो ऐसे में जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो 65% से घट कर 30% तक आ जाएगा। यानी अगर गवर्नमेंट अपनी जो स्पेंडिंग है वो हेल्थ सेक्टर पे 1% इंक्रीज़ करती है, तो लोगों पे जो बर्डन है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ का वो 65% से कम होकर 30% तक आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं हेल्थ पे 1% भी इंक्रीज़ करना अमाउंट गवर्नमेंट के द्वारा लोगों को काफ़ी बड़ी राहत पहुंचाएगा। तो यहाँ पे जो राइटर हैं वो ये कह रहे हैं कि कोविड-19 का जो पैंडेमिक है उसने पूरे ग्लोबली ये सोचने पे मजबूर कर दिया है कि हम किस तरह से अपने इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करें, उसको प्रोटेक्ट करें और ग्लोबल क्लाइमेट चेंज जो है उसके प्रति खुद को सजग करें। क्योंकि इस तरह की बीमारियां इस क्लाइमेट चेंज से और इन्वामेंटली अगर हम सेफ़ ना रहें तो उससे ज़्यादा ट्रिगर होती है। क्योंकि कोविड-19 कहा ही ये जा रहा है कि शायद ये बैट से फैला है, तो ऐसे में इन्वामेंट के साथ हमें सामंजस्य में रहना बहुत ज़रूरी है इस तरह की बीमारियों से बचने के लिए। तो यहाँ पे राइटर एक प्रोविज़न दे रहे हैं जो कि है इको टैक्स। अब ये इको टैक्स क्या है हम वो देखते हैं। तो इन्वामेंटल प्रोटेक्शन के लिए ऐसे टैक्स लगाना हमारे सिस्टम पे जिससे कि इन्वामेंट प्रोटेक्ट हो सके। जैसे कि हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, मान लो कोई एक फैक्ट्री एक्स है जहाँ पे कोल का यूज़ होता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, और अगर हम ये कहें कि अगर आप कोल का यूज़ कर रहे हैं एनर्जी प्रोडक्शन में तो आपको 5% इस पे टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि आप कोल यूज़ कर रहे हैं और आप पॉल्यूशन फैला रहे हैं, ठीक है, तो इन्वायरमेंट को डैमेज कर रहे हैं, तो उसके लिए कंपनसेशन के तौर पे आपको 5% टैक्स देना होगा। और वहीं अगर आप यहाँ पे क्लीन एनर्जी यूज़ करते हैं तो आपको हम 2% सब्सिडी देंगे। तो इस तरीके से इस तरह के टैक्सेशन के थ्रू हम जो पॉल्यूटिंग एंटिटीज़ है उनको डिस्करेज कर सकते हैं, और वो एंटिटीज़ जो कि क्लीन फ्यूल का यूज़ कर रही हैं उनको हम इंसेंटिवाइज कर सकते हैं इस तरीके के इनिशिएटिव से। तो ये होता है इको टैक्स। तो यहाँ पे जो राइटर कह रहे हैं उनका कहना ये है कि इन्वायरमेंटल टैक्स रिफॉर्म्स जनरली इन्वॉल्व 3 कम्प्लीमेंट्री एक्टिविटीज़। पहला क्या है कि वो एग्जिस्टिंग सब्सिडीज़ या टैक्सेस जो कि इस तरीके की, जैसे यहाँ पे था ना, मान लो कि ये फ्यूल बना रहे हैं और इन्हें हमने शुरू से सब्सिडी प्रोवाइड कर रखी है कि आप इतना फ्यूल जनरेट करिए, आपको इतने % अमाउंट सब्सिडी के तौर पे दिया जाएगा। तो इस तरह के प्रोविजंस को ख़त्म करना चाहिए जो कि इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करने वाली एक्टिविटीज़ को इंसेंटिवाइज करती हैं। तो इसको हमें डिस्करेज करना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए। सेकेंड, जो हमारे एग्जिस्टिंग टैक्स है उसको रीस्ट्रक्चर करना चाहिए और इस तरीके से बनाया जाना चाहिए कि क्लीन फ्यूल को और इन्वायरमेंट सेफ्टी को हम बढ़ा सकें। और तीसरा है कि इस तरह के नए टैक्स को हम इम्पोज कर सकते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में हमारी हेल्प कर सके। इस तरीके से हमें टैक्स को इम्पोज करना चाहिए। अब यहाँ पे जो राइटर वो ये कह रहे हैं कि हमें टैक्स को मेनली 3 एरियाज़ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए, मतलब 3 एरिया को टारगेट करना चाहिए जिससे कि हम इस टैक्स को इम्पोज करके अपने इन्वायरमेंट को क्लीन कर सकते हैं। पहला क्या है, डिफरेंशियल टैक्सेशन ऑन व्हीकल्स इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर प्योरली ओरिएंटेड टुवर्ड्स फ्यूल एफिशिएंसी। मतलब जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसमें उनमें किस तरीके का फ्यूल यूज़ हो रहा है, उनकी क्या एफिशिएंसी है, इस चीज़ को देखते हुए कहीं ना कहीं टैक्स को इम्पोज किए जाने की ज़रूरत है। और दूसरा जो हमारा एनर्जी सेक्टर है, जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया कि कोई फैक्ट्री है वो फ्यूल वगैरह एनर्जी जनरेट कर रही है कोल या पेट्रोलियम के यूज़ से, तो उस पर हमें टैक्स इम्पोज करना चाहिए। और कोई एंटिटी है जो कि क्लीन फ्यूल यूज़ कर रही है तो हमें उसको इंसेंटिवाइज किया जाना चाहिए। तो इस तरह के प्रोविजंस हम अपना सकते हैं। और तीसरा है वेस्ट जनरेशन एंड यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो वो एंटिटीज़ जो वेस्ट जनरेट कर रही हैं, इसका मतलब इन्वायरमेंट को डैमेज कर रही हैं, तो उन पर भी टैक्स इम्पोज किया जा सकता है इस तरीके के प्रोसेस को डी इंसेंटिवाइज करने के लिए। अब यहाँ पे राइटर का कहना ये है कि देयर इज़ ऑल्सो अ नीड टू इंटीग्रेट इन्वायरमेंटल टैक्स, यानी जो इस टैक्स को हम इम्पोज करेंगे उसको हमारे जो जीएसटी का रिजिम है उससे भी इंटीग्रेट करना ज़रूरी है, जिससे कि एक एंटिटी पे जीएसटी के तहत वो टैक्स लगाया जा सके जो कि इन एंटिटीज़
पे लायबल है एज़ पर वो कितना पॉल्यूशन जनरेट कर रही हैं या फिर वो कितना फ्यूल एनर्जी को क्रिएट करने में अपना योगदान दे रही हैं, तो इसके अकॉर्डिंग इसको जीएसटी रिजिम के अंदर भी लाना चाहिए। अब इससे हमें फ़ायदे 3 तरह के होंगे। पहला तो हमारा फिस्कल फ़ायदा, जो कि हम कह सकते हैं कि हमें रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होगा। हम टैक्स इम्पोज करेंगे तो वो अमाउंट गवर्नमेंट के पास जाएगा, यानी कि हमें फिजिकल बेनिफिट है यहाँ पे। सेकंड है इन्वायरमेंटल बेनिफिट, कि अगर हम इस तरह के टैक्स को इम्पोज करते हैं तो एंटिटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा क्लीन फ्यूल की तरफ बढ़ेंगी या पॉल्यूशन को कम करने की कोशिश करेंगी, तो हमारे इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स हैं। एंड थर्ड है पॉवर्टी रिडक्शन, तो इससे जो हमें अर्निंग हो रही है, मतलब जो रिवेन्यूज़ मिल रहे हैं, जो फिजिकल फ़ायदा हो रहा है, उसको कहीं ना कहीं इस अमाउंट को हम डाइवर्ट कर सकते हैं हमारे हेल्थ सेक्टर पे, हमारी पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स पे। तो इस तरीके से हमारे सोसाइटी को इसके 3 तरीके से फ़ायदे हम देख सकते हैं। तो इको टैक्स को इम्प्लीमेंट करना, इम्पोज करना एक अच्छा स्टेप बताया जा रहा है राइटर के द्वारा। तो ये थे आज हमारे 4 इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स जो हमने समझ लिए हैं। थैंक यू।